अच्छी बात है। भीम राव के पीछे जो नाम रखा राम जी, इनके पिता का नाम है, क्योंकि साउथ जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उस क्षेत्र में बेटी हो या बेटा हो उसके पीछे मम्मी या पापा का नाम लगता है। साउथ में चले जाओ उस तरफ में, महाराष्ट्र की तरफ, तो जहाँ पर जो है बच्चा पहले है तो उसके पीछे मम्मी या पापा का नाम लगता है। हमारे यहाँ नाथ लगता है, कुमार लगता है, प्रसाद लगता है, वहाँ मम्मी पापा का प्रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि साथ में वो है, नाथ कुमार क्या है, कुछ नहीं है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, महू, मध्य प्रदेश, इंदौर। अब हम अभी तक कहते हैं कि महाराष्ट्र साउथ, मध्य प्रदेश, इंदौर। जन्म कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ये हमारा देश है, हम स्वतंत्र हैं कहीं भी रहने के लिए। तो और अभी इनकी जो है मृत्यु 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली, भारत में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। पिता का नाम रामजी राव, माता का नाम भीमाबाई। जाति, क्योंकि जाति तब तक बहुत अच्छी तरीके से गठित हो चुकी थी। ये 1891 की जन्म में बहुत अच्छी सी जाति का ध्यान लग चुका था, जिसमें इनको नाम दिया गया चमार, महार। गौतम कई जगह जानते हैं, कई जगह जो है हरिजन के नाम से जानते हैं। हरिजन कितना बढ़िया नाम दे दिया, लोगों को संबोधन में बड़ा अच्छा लगता है। हरिजन, हरि मतलब बोलते हैं भगवान, जन मतलब लोग, भगवान के लोग फिर भी अछूत, क्या भगवान के लोग फिर भी अछूत, भगवान के पास नहीं जा सकते। आप लोगों को इससे समझना चाहिए। आप लोग गीत में बहुत जगह पर अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, लेकिन गाना सुन करके तालियां बजाकर निकल जाते हैं, हंस कर निकल जाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। आज के बाद कहीं भी जाना, सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद उसका अर्थ निकालना, तब आपको पता रहेगा कि आपको, आपके लिए उसमें अच्छी बातें कितनी है। उसके बाद पत्नी रमाबाई, धर्म हिंदू, क्योंकि जो समय चल रहा था 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 साल पहले जो समय चला, उसमें उसके बाद हिंदू समाज का गठन हो गया। उसमें किसी को किसी तरीके का अधिकार नहीं था, इनको उसी में जन्म लेना पड़ा। बाद में इन्होंने एक नारा दिया था, हम है तो हिंदू, लेकिन हिंदू में हम मरेंगे नहीं। इनकी मृत्यु जब हुई तो उस समय इनके पास बौद्ध धर्म था। शिक्षा, शिक्षा के बारे में हम अभी आपको बताएंगे कुछ, उसमें से कुछ आप लोगों से जानकारियां भी लेंगे। शिक्षा इनका फर्स्ट बीए बनाया गया है। बीए तो ठीक है, फर्स्ट से लेकर के 12th तक जाएगा, 12th के बाद बीए ही करेगा। बीए के बाद क्या है? एमए, एमए के बाद क्या है? पीएचडी, पीएचडी के बाद क्या है? एलएलबी, एलएलबी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद क्या है? डीएससी। दुनिया में किसी के पास डीएससी की डिग्री नहीं है, सिर्फ बाबा साहब को छोड़ करके दुनिया के ज्ञानी लोग यहाँ आए। उस आज भी नहीं है, आज भी काउंट करो तो आज भी नहीं है, आज है भी एक तो उसका कोई मायने नहीं रखता। तो इस तरीके से अभी हम आप लोगों से इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। किसके घर में बीए के स्टूडेंट हैं? हाथ उठाइए। बीए के स्टूडेंट किसके घर में है? 1 2 3, बाकी के लोग 4 5। क्यों नहीं है भाई बीए के स्टूडेंट में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे, मेरे से ज्यादा उम्र दराज के लोग हैं। क्यों नहीं है बीए के स्टूडेंट? चलो, इसके बाद है एमए। जब बीए नहीं है तो एमए तो लाजमी है, नहीं होंगे वहां पर एमए। उसके बाद पीएचडी। जब बीए नहीं है, एमए नहीं है, तो पीएचडी कहां से आएगी? क्योंकि सब इसके ऊपर चलती है। चलो, एक मिला हमारे पास, गुड, वेरी गुड। मैं इसमें आपके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी अपने घर में पीएचडी की नींव रख चुका हूँ। मैं भी अपने घर में पीएचडी कराऊंगा, वो भी प्रोफेशनल, वो भी प्रोफेशनल पीएचडी कराऊंगा मैं, नॉर्मल पीएचडी नहीं। प्रोफेशनल होती है कि एक ही पृष्ठ में चलना। जैसा होता है कि पीएचडी कर लिया हिंदी में, पीएचडी कर लिया संस्कृत में, पीएचडी कर लिया इंग्लिश में, मैं भी उसी तरीके से एक पर्टिकुलर तरीके से पीएचडी कराऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एलएलबी, लोग कहते हैं कि पीएचडी कर लिया एलएलबी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा विज्ञान किसी समय में किसी उम्र में लिया जा सकता है। आज जो है यहाँ पर जो लोग हैं उनको लगता है कि हमने 12th किया, बीए किया, बीए के बाद एलएलबी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप 12th के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं। फर्क यही है कि एमए के बीए के बाद 3 साल और 12th के बाद 5 साल कर सकते हैं। एमए कर लिया, एमए के बाद आप पीएचडी कर लिया,
पीएचडी के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं। नीचे की भी डिग्रियां कभी भी ले सकते हैं और ऊपर की भी डिग्रियां कभी भी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का विजन होना चाहिए कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, किसी भी उम्र में उसको बढ़ाई जा सकती है। एमएससी के बाद डीएससी। अब एमएससी जो है वो साइंस में ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर कितने साइंस के लोग हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारे समाज में साइंस को कितने लोग प्रेफर करते हैं। साइंस में मेरा बेटा है, हमको नहीं। वेरी गुड। तो एक तो है, मेरे घर में 5 सदस्य हैं जो साइंस के हैं। अब मेरा बेटा है, अमेठी से पढ़ रहा है। कौन से कॉलेज में? अमेठी में। अमेठी अमेठी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा। अमेठी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने के बाद जो धन आएगा उस धन से आप अमेठी में एडमिशन करा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं। आप सोचो कि हम ना कमाए और अमेठी में पढ़ ले, यह असंभव है। आपको लगता है कि हम ना कमाए और वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ले, यह असंभव है। क्योंकि आज की प्रेजेंट सरकार में आपको कोई रियायत नहीं है। फीस पिछले 10 साल में कई गुना बढ़ चुकी है और उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। जितनी पढ़ाई है, आप एक पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स होने के नाते आपके घर में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके 20 साल की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। 20 साल बाद उसको क्या बनाना है आपको पहले दिन से सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नल्ला 15 साल का होगा तब सोचेंगे, फिर आपका समय निकल जाएगा। 5 साल में कुछ नहीं होता। 5 साल में लोग अपने लिए घर नहीं बना पाते हैं। तो ये तो एजुकेशन है, कैसे आएगी? मेरा बेटा वायरस के बारे में पढ़ रहा है। वेरी गुड। ये जो है साइंस में आता है, बायो में आता है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ेगा, बैक्टीरिया पढ़ेगा, वायरस पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, आपका इलाज करेगा। चलो उसके बाद बाबा साहब ने पार्टी गठित करी। उसमें पार्टी का नाम है शेड्यूल कास्ट फेडरल, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट से आप लोगों को समझ में आता है, जिसने इंग्लिश के ये वर्ड सुने होंगे। शेड्यूल मतलब निचले तबके के लोग, ठीक है। उसके बाद लेबर पार्टी, मजदूर लोगों के लिए। उसके बाद भारतीय रिपब्लिक पार्टी, मतलब आजादी के लिए। पेशा क्या है? राजनीतिक में उन्होंने कदम रखा, समाज सुधार के लिए काम किया, अर्थशास्त्र पढ़ा और शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। उसके बाद उनको पुरस्कार क्या क्या मिला? सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जो कि हमारे देश में चुनिंदा लोगों को मिला है। राजीव गांधी को मिला भारत रत्न, बाबा साहब अम्बेडकर को मिला था, उसके बाद 1-2 लोगों को और मिला है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। मैं कहता हूँ कि इनकी पुस्तकों को आप सबको पढ़ना चाहिए, जिसमें से नंबर 1 है वेटिंग फॉर अ वीजा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में इन्होंने लिखा। उसके बाद का संघ बनाम स्वतंत्रता, संघ में क्या होता है, स्वतंत्रता में क्या होता है, बहिष्कृत भारत। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हिंदुत्व का दर्शन। मैं तो कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक पुस्तक हिंदुत्व का दर्शन है, इसको जरूर पढ़ें। और वहां तक नहीं जा सकते हैं तो बहुत छोटी पुस्तक है आज की लेटेस्ट, जिसमें है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक ले आओ। उनकी बहुत सारी कृतियां हैं जिनमें आपको अपने जीवन को समझने की बहुत सारी बातें मिलेंगी। और इनका नारा क्या है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो का मतलब नहीं है कि मैं शिक्षित हो गया और अपनी पीढ़ी को शिक्षित ना करूं। शायद हमारे समाज में ऐसा हुआ है कि अब हम तीसरी पीढ़ी पर ले जाए तो ग्रैंडफादर शिक्षित थोड़ा सा हुए, लेकिन अपने बच्चों को अपनी ही शिक्षा के माध्यम से उन्होंने चला लिया, उनको शिक्षित नहीं किया। तो उनकी जो भी शिक्षा थी उसका कोई आगे तक विस्तार नहीं हुआ। तो लाजमी है कि उनकी पीढ़ी गिरेगी। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी आई, उसने सोचा कुछ, तो उस पीढ़ी को उठाने के लिए उसको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आगे उठेगा। समान परिचय में क्या है? भारत सरकार में इन्होंने प्रथम कानून का जो है प्रथम कानून में नियुक्ति इनको मिली। उसके बाद इन्हें संविधान निर्माता कहा गया। संविधान में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा और दलितों के नेता भी कहे गए।
भारत के गणराज्य निर्माताओं में से एक सबसे बड़े नेता उभर कर आए और प्रमुख कार्य इन्होंने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों को सामाजिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन वो सिर्फ किताबों में है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन मेरी उम्र 40 साल की है और हमने पिछले 40 साल से छुआछूत का भेदभाव देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और उसको अपने अंदर भी उसका परिवर्तन देख रहा हूँ कि क्या हमारे साथ होता है समाज में। अभी भी बहुत है। तो भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया, श्रमिकों को और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। आज जो ये महिलाएं चल पा रही हैं, समाज में बैठ पा रही हैं, इनको अपने पति के साथ भी समाज को मिल करके एक शादी ब्याह किया जाता था, लेकिन किसी के सामने पति के साथ खड़े होने का अधिकार नहीं था। ये धीरे धीरे इनके ज्ञान का ही असर है जो कि आप अपने पति के साथ आज भी खड़ी होती है और कहीं भी जाने के लिए सक्षम है। नहीं तो आपको इनके, अब महिलाओं के बारे में बात करूं तो बहुत सारी जो है इस पर कृतियां हैं। मुंशी प्रेमचंद की कृति है, आप उसको उठा के देख लो, उसमें बहुत सारी महिलाओं के लिए बातें लिखी गई है, कैसे था कैसे है। उसके बाद इन्होंने आप सबको बहुत सारा अधिकार दिया, आपको कुछ नहीं तो संविधान की एक पुस्तक अपने घर में रख करके जिनको पढ़ना आता है उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप संविधान पढ़ोगे तो अधिकार के बारे में जानोगे, अधिकार के बारे में जानोगे तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, ना पड़ोसी और ना पति, ना ससुर ना सास, क्योंकि आप उनको भी समझा सकती हैं। इस समाज में किसी को जीतना है तो प्यार से जीता जा सकता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने प्यार ही दिखाया और उसके पहले अशोक सम्राट ने बहुत सारा कत्लेआम हुआ तो उनको लगा कि मार काट का कोई मतलब नहीं है, इससे किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने अपना अस्त्र रख दिया और उन्होंने प्रेमिनी भावना जागृत करके उन्होंने पूरा विश्व, मतलब उन्होंने अखंड भारत बनाया। किससे? सिर्फ प्यार से। तो जिसमें तस्वीर है बाबा साहब अम्बेडकर की, बीच में है अशोक सम्राट की और एक साइड में है महात्मा बुद्ध की। तो आप लोगों को सबको मिल करके एकजुट हो करके, हाँ एक चीज और है, एक जो महिला है, जैसे कि एक पहले बेटी है, बेटी के बाद वो बहू है, बहू के साथ वो भाभी है, उसके साथ वो ननद है, उसके साथ वो माँ है, उसके साथ वो सास है। एक महिला को कितने रूपों से लोगों को देखना पड़ता है, उनको कितना रूप दिखाना पड़ता है। तो ये जो रूप है, इस रूप को कायम करे, लेकिन जो आज के आज़ादी के पहले का समय था, शायद उसमें आप लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। सबको ये सब लोग मान के चलो कि जो ये नारी समाज है इतना दबा कुचला था, इसको यहाँ तक लाने का मतलब ये नहीं है कोई पूर्ण रूप से जो कुरीतियां थी आप पर थोपी गई थी वही आज भी आप चलाएं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना करें, ऐसा करने से आप एक अच्छे समाज का गठन नहीं कर सकते। आपको इस समाज में आपको अच्छा दर्जा मिले, आपको एक तरफ बता दें, हम तो देवी का रूप कहा जाता है, लेकिन उस देवी से कुछ पाने के लिए उनके साथ क्या किया जाता है ये आपको नहीं पता। आपको अच्छे समाज, आपका अच्छा समाज जो होगा जब आप पढ़ेंगे तब। देवी बना दिया गया, कौन सी देवी के पास कितनी डिग्री है भाई? लेकिन ये जो जिंदा देवी है इनके पास डिग्री हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो इसलिए आप लोग पढ़ो, समाज को बढ़ाओ, परिवार को शिक्षित करो, क्योंकि आपके हाथ में परिवार की बागडोर है। एक पुरुष सबसे ज्यादा समय बाहर निकालता है और आप उस घर में रह करके सबसे ज्यादा समय बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बिताते हैं। तो उसमें करुणा, प्रेम, ये सब कुछ होना चाहिए। और आज से शुरुआत करोगे तो इसका रिजल्ट तीसरी पीढ़ी पर आएगा, आज नहीं मिलेगा। तो किसी चीज को कंटिन्यू लगातार करने से ही, जैसे
दोहा का करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो वो एक दिन में निशान नहीं पड़ते हैं, बरसों से उस पर वो पानी भर रहे हो आप, तभी वो पत्थर हो या लकड़ी हो उस पर निशान आ जाता है। तो हमारा ये जो अभी तक का बात विचार था आप लोगों तक पहुंचाया, आपको कैसा लगा जरूर आप हमें